हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको कक्षा 9वीं के गणित के से संबंधित कुछ खालिस्तान हम बता रहे हैं जो अधिकतर पेपर में पूछे गए हैं। जो आपको ये खालिस्तान बताए गए हैं, ये खालिस्तान आपके जो हैं क्या कहते हैं, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक की खालिस्तान जो महत्वपूर्ण है वो बताया हूँ, और उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत कम समय में समाप्त कर दूंगा। यहाँ दिया है पहला प्रश्न, देखिए क्या दिया। नंबर 1, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर है अनंतः अनेक। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंतः अनेक। ये मालूम भी होना चाहिए आपको कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंतः अनेक परिमेय संख्या होती हैं। फिर दूसरा देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य, इसमें भी अनंतः अनेक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो पहला और दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंतः अनेक परिमेय संख्या होती हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंतः अनेक अपरिमेय संख्या होती हैं। फिर अगला देखिए, एक की घात m गुणित एक की घात n का सरलतम रूप क्या होगा? तो जब गुणा में घातें होती हैं तो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये आ जाएगी एक की घात m धन n। एक की घात m गुणित एक की घात n का सरलतम रूप क्या होगा? एक की घात m धन n। तो आप ये ध्यान रखिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर इसके बाद चौथा नंबर देखिए, एक की घात m भागित एक की घात n का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? अब ये भाग में, तो भाग में घातें घट जाती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो एक की घात m ऋण n। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। इसके बाद यदि एक की घात शून्य आ जाती है तो उसका मान क्या होता है? 1। एक की घात शून्य आ जाती है तो उसका मान क्या होगा? 1। नेक्स्ट छठवां नंबर देखिए, एक की घात ऋण m का धनात्मक घातांक क्या होगी? अब इसको धनात्मक घातांक के रूप में बदलेंगे तो इसको आ जाएगी 1 बटे इसकी घात एक की घात m का m बदल गई धन में। तो आप इसका आंसर क्या बता सकते हैं? एक की घात ऋण m का धनात्मक घातांक क्या हो गया? 1 बटे एक की घात m। या आपको ऐसा ही पूछ सकता है कि एक की घात ऋण m का मान खालिस्तान है, तो आप बता सकते हैं इसका मान क्या होता है? 1 बटे एक की घात m। इस प्रकार से आपको 6 बताए। अब सातवां देखिए, सभी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1 2 3 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 से लेकर अनंत तक होती हैं, एवं शून्य मिलकर। अब इसमें शून्य को मिला देते हैं। सभी प्राकृत संख्या है, ये सभी प्राकृत संख्या एवं शून्य मिलकर खालिस्तान कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण प्राकृत संख्या, या इसको पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं। और यदि मान लीजिए इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 आ गया, तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि जहां धनात्मक मान, ऋणात्मक मान और शून्य शामिल है तो खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहला जाएंगी? प्राकृत संख्या। लेकिन इस प्रश्न में क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं एवं शून्य मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाती हैं। फिर दिया x वर्ग ऋण y वर्ग का गुणनखंड बहुत सरल है। एक बार x को धन में लिख दीजिए, एक कोष्टक में x धन y और एक कोष्टक में x ऋण y। इस प्रकार से आपके ये इसका गुणनखंड हो गए। इसको a वर्ग ऋण b वर्ग भी पूछ सकता है। a वर्ग ऋण b वर्ग का गुणनखंड क्या हो गया? a धन b a ऋण b। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? तो रेखिक बहुपद जो होता है उसकी घात होती है 1। जैसे हमने लिख दी है ax धन b। ये क्या हो गया? रेखिक बहुपद, और इसमें इसकी अधिकतम घात क्या है? 1। तो रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात खालिस्तान होती है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 1। यदि द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होगी? 2। त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होगी? 3 होगी। इस प्रकार से यहाँ पे रेखिक बहुपद भी पूछ सकता है, द्विघात बहुपद भी पूछ सकता है, त्रिघात, यानी जो पूछा है उसकी घात वही होती है। अगला देखिए, अशून्य अचर पद की घात सदैव खालिस्तान होती है। तो जो अशून्य
अचर पद की घात सदैव खालिस्तान होती है, तो इसकी घात सदैव शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। इसकी घात सदैव क्या होती है? अशून्य, शब्द से ही समझ जाना, अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है? शून्य होती है। फिर देखिए x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3 की घात, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वह उसकी घात कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 5, तो इसकी घात क्या कहलाएगी? 5। इसमें इस टाइप से पूछ सकता है, घात पूछ सकता है, या यहाँ पे प्रश्न आपको ऐसा ही पूछ सकता है कि x की घात 5 का गुणांक क्या है। तो गुणांक यानी उसके सामने जो संख्या होती है वह उसका गुणांक कहलाता है। अब x की घात 5 का गुणांक पूछा है, यहाँ क्या है? 1 है, तो x की घात 5 का गुणांक क्या हो गया? 1। या ऐसा भी पूछ सकता है ऋण x की घात 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऋण 1। तो घात में पूछ सकता है या गुणांक के रूप में पूछ सकता है, तो जिस प्रकार ही पूछे तो आपको बन जाना चाहिए। इसके बाद अगले नंबर दिया है ऋण 1 और ऋण 4 का चतुर्थांश खालिस्तान है। तो हमको चतुर्थांश के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष से मिलकर बना हुआ था, इस प्रकार चतुर्थांश होता है। इधर जो रहते हैं मान धन वाले रहते हैं, इधर जो होते हैं ऋण धन वाले होते हैं, और यहाँ पे क्या रहते हैं? ऋण वाले होते हैं, और यहाँ पे धन ऋण वाले होते हैं। इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय कहते हैं, और इसे तृतीय कहते हैं, और इसे चतुर्थ। इस प्रकार 4 चतुर्थांश होते हैं, और ये दोनों अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। तो इस प्रकार से ये अक्ष हुए, x अक्ष को भुज कहते हैं, और y अक्ष, ये वाला y अक्ष है और ये x अक्ष है। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज, और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। और ये किसके लंबवत है? x अक्ष किसके लंबवत है? y के, तो y कहलाएगा, और उसका मान क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। यदि पूछता है कि y अक्ष किसके लंबवत है, तो x क्या आ जाएगा, और उसका किसे क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा है 12 नंबर के प्रश्न में पूछा है ऋण 1 और ऋण 4 का चतुर्थांश क्या है। तो आप बता सकते हैं जिसमें ऋण वाला है तो तृतीय चतुर्थांश। यहाँ कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा? तृतीय। अब इससे और प्रश्न बना सकता है आपको, क्या बना सकता है? ये पूछ सकता है कि 1 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में है। तो आप देख लीजिए धन और ऋण किस में आ रहा है? धन ऋण चौथे में आ रहा है, तो ये कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा? चौथा कहलाएगा। यदि धन वाले आ जाते हैं तो प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, और ऋण धन आ जाते हैं तो कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। इस प्रकार चतुर्थांश को चारों किसी प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको बन जाना चाहिए। आपको ये भी पूछ सकता है कि मूल बिंदु क्या होते हैं, तो मूल बिंदु क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। x अक्ष और y अक्ष के मूल बिंदु क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं 0 0 होते हैं। और जो ये वाला मान किसका कहलाता है? पहला x का, और दूसरा किसका कहलाता है? y का। तो इस प्रकार से इसे कई प्रकार के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, लेकिन मैंने आपको एक ही बताया हूँ यहाँ पे। अब देखिए 13 नंबर का क्या कहा है? दोनों अक्षों के कटान बिंदु, दोनों अक्ष कौन से हो गए? x और y, इनका कटान बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ लिख दें कौन सा बिंदु? मूल बिंदु कहलाता है। तो दोनों अक्षों के कटान बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। बच्चों मैंने आपको अभी 13 खालिस्तान बताया, इसी प्रकार के खालिस्तान अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। खालिस्तान के साथ साथ मैं आपको सही जोड़ी बताऊंगा, सत्य असत्य बताऊंगा, और विकल्प भी बताऊंगा, जो आपके पेपर में, जो मेन एग्जाम में 32 मार्क्स के आएंगे। ठीक है बच्चों, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है बच्चों।